गुस्सा भी आ रहा था कि ये छुट्टी के दिन भी घर पर नहीं रह सकता, लेकिन सारी गलती तो मेरी थी। मैंने खुद ही तो अपने शौहर को अपने आप से दूर किया था, तो अब उससे गिला कैसे करती। बेइख्तियार मुझे सुहाग रात की बात याद आई। लाल रंग का जोड़ा पहने मैं किसी आसमान से उतरी हुई हूर की तरह दिखाई दे रही थी। जानती थी कि मैं सैकड़ों लड़कियों को हुस्न में मात दे सकती हूँ, तभी तो मुझे अपने हुस्न पर इतना गुरूर था। जैसे ही वो मेरे करीब आने लगा तो मैंने एकदम से ही शोर मचा दिया, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। वो हैरान परेशान सा मुझे देख रहा था। सुहाग रात में तो हर लड़की और लड़के के कुछ ख्वाब होते हैं, ऐसे ही शायद उसके भी रंगीन ख्वाब उरूज पर थे, लेकिन मुझे उससे सख्त नफरत थी। आहिस्ता बोलो नगीन, बाहर मेहमान हैं, वो धीमे से मुझे समझाते हुए कहने लगा, लेकिन मैं बुरी तरह चढ़कर कहने लगी, ये शादी जबरदस्ती हुई है, इसलिए मुझसे किसी किस्म का भी रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं। उसकी गहरी काली आंखें मुझ पर जमी थी, लेकिन मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। उसे सामने से हटाती मैं वॉशरूम में जाकर अपना लिबास बदल कर आ गई, जबकि वो हैरत से मुझे देखता रह गया। मैं अपने आप को आईने में देख रही थी। मेरा रंग हीरे की तरह दमक रहा था, जबकि वो मेरे पीछे ही खड़ा था। सांवली रंगत का मर्द, ना शक्ल अच्छी थी और ना ही मालो दौलत उसके पास थी। फिर क्या देखकर मेरे माँ बाप ने उसके साथ मेरी शादी कर दी। बेइख्तियार ही मुझे उसे देखकर गुस्सा आया। मुझे अचानक से सांवल की याद आई थी, जो मेरी दोस्त का भाई था, लेकिन जात अलग होने की वजह से मेरा और उसका रिश्ता नहीं हो सका। जबरदस्ती मेरी शादी अम्मी अब्बू ने इसके साथ कर दी, जो कम पढ़ा लिखा और कम सूरत था, जबकि सांवल गोरा चिट्टा इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। उसका ख्याल आते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने भी मुझे रोते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। फिर दूसरे दिन वो मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, घर वालों को इस बारे में कुछ भी ना बताना, देखो अम्मा को बहुत सदमा होगा। वो मुझे समझा रहा था, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। मैं उसे बताना चाहती थी कि मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो एक मैकेनिक था, रोजाना मैले कुचैले कपड़े पहनकर काम पर जाता तो मुझे उससे और भी चिढ़ आती, लेकिन जैसे ही इतवार की छुट्टी आती तो सफेद रंग का लिबास पहनकर वो ना जाने कहाँ जाने की तैयारी करता और फिर शाम में ही घर लौटता था। वो मुझे जरा भी तंग ना करता, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन मैंने ये राज जान लिया कि वो हर रोज कहाँ जाता है, क्योंकि मैंने उसके कपड़ों पर लगा एक लंबा नुस्वानी बाल देखा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। इतनी खूबसूरत, हसीन, जवान बीवी के होते हुए वो भला कैसे किसी दूसरी औरत से ताल्लुकात रख सकता है। ये जानकर तो मेरे आग लग गई थी, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि तुमने कौन सा उससे कोई रिश्ता बनाया है जो किसी और औरत के बारे में वो सोच नहीं सकता। लेकिन वो एक खौफनाक रात थी, जब बेड पे वो आखिरी कोने में लेटकर सो रहा था, जबकि मैं दूसरे कोने में। अचानक ही शदीद गर्मी के एहसास से मेरी आंख खुली। जो ही मैंने करवट बदलनी चाही तो मेरी नज़र उसके लंबे बालों की स्याह चोटी पर पड़ी, जो मेरे और उसके दरमियान बड़े आराम से लेटी हुई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर मैंने बेइख्तियार चीख मारी थी। सब जमा हो गए, लेकिन ये मेरी आंखों ने कैसा मंजर देखा था मुझे अभी तक यकीन नहीं आया। मेरा नाम नगीन है। मैं एक बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के घराने से था। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े अब्बू के साथ कारोबार करवाते थे, जबकि मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी जब मेरी दोस्ती नीलम से हुई। नीलम का खानदान इस शहर में अभी अभी आकर आबाद हुआ था, लेकिन मेरी और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। फिर एक दिन वो मुझे अपने घर लेकर गई। जब मैंने उसके भाई को देखा, वो बेतहाशा खूबसूरत, गोरी चिट्टी रंगत का मालिक एक हसीन नौजवान था। उसका नाम सावल था। उसे देखते ही मैं अपना दिल दे बैठी। वो भी चुपके चुपके मुझे पसंद करता था। लेकिन जब एक दिन नीलम ने मुझे बताया कि वो अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता लेकर आना चाहती है, ये सुनते ही मैं खुश हो गई थी। लेकिन जब मैंने अम्मी को बताया तो वो हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी कि तुम्हें मालूम होना चाहिए नगीन कि हम गैर जात में रिश्ता नहीं करते। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं सावल की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी, लेकिन क्या जानती थी कि मेरी इस मोहब्बत का नतीजा ये निकलेगा कि ठीक 2 महीने बाद जबरदस्ती मामू के बेटे हम्माद से मेरी शादी हो जाएगी। वो मैट्रिक पास मैकेनिक जो इंतहाई गरीब था, वो भला मेरे जोड़ का था। मैं अपने आप को आईने में देखती,
खूबसूरती में मैं परियों को भी मात देती थी। मेरी गोरी चिट्टी रंगत और खूबसूरत नैन नकूश। कितने ही लोग थे जो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन माँ बाप ने मेरे साथ ये क्या किया। मैं रुखसती के वक्त फूट फूट कर रोई, लेकिन किसी ने भी मेरे आंसू नहीं देखे, बल्कि उल्टा बड़ी बहन कहने लगी, हम्माद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा, देखो कितना पुरकशिश है वो। लेकिन वो सांवली रंगत का मर्द मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ सुहागरात मनाने से ही इनकार कर दिया और उससे दूर दूर रहने लगी। दिल ही दिल में मैं अपने माँ बाप से भी नाराज थी, इसलिए ज्यादा अपने मेके भी नहीं जाती थी। अब मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती थी, क्योंकि घर में सिर्फ मेरी सास और शौहर ही थे, जिसे मैंने अभी तक नहीं अपनाया था। इस उम्र में भी मेरी सास खुद ही सारा काम करती, जबकि मैं थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी। जबकि वो खुद सुबह सवेरे मेरे लिए नाश्ता बना कर लाती। वो मेरे चांद से चेहरे को देखकर कहती कि मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने इकलौते बेटे के लिए खूबसूरत सी बहू लेकर आऊं, और देखो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं मुंह बनाकर दिल में सोचती कि आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन मेरी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा होने वाला शौहर बहुत खूबसूरत, पैसे वाला, अमीर तरीन हो, लेकिन इस कंगले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था और ना ही कुछ देने की उम्मीद थी। लेकिन एक दिन जब मैंने हम्माद की कमीज पर एक लंबा बाल देखा, दिल तो चाह रहा था कि एक हंगामा खड़ा कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो सबके सामने यही कहेगा कि मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं बनाया, मैंने उसे ये हक दिया ही नहीं जो एक शौहर का होता है, इसीलिए खामोश रही। लेकिन वो रात बड़ी खौफनाक थी जब मैंने एक लंबी काली स्याह चोटी अपने बेड पर देखी। वो काला वजूद पूरी चादर उड़कर हम दोनों के दरमियान मौजूद था। यही खौफनाक मंजर देखकर एकदम से ही मैंने चीख मारी थी। मेरी सास परेशानी से मुझे देख रही थी, जबकि मैं सामने की तरफ देख रही थी, जहां पर अभी अभी मैंने उसे लेटे हुए देखा था, जो पलक झपकते ही गायब हो गई थी। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि मैंने अभी अभी अपने और अपने शौहर के दरमियान में किसी और को सोते हुए देखा था, लेकिन वो वजूद तो लम्हे भर में गायब हो गया था। मैं शर्मिंदगी से नजरें झुकाई खड़ी थी, जबकि हम्माद मुझे अजीब सी नजरों से देखता गुस्से का इजहार कर रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मैंने कोई ख्वाब वगैरह देखा है, इसलिए मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगली रात फिर से मेरे होश उड़ गए जब मैंने रात के 12 बजे हम्माद और किसी दूसरी औरत के हंसने की आवाजें सुनी। मेरे कमरे में ही वो दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। ये सोचकर मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई कि आखिर हम्माद के साथ इस वक्त आधी रात को कौन है। जैसे ही मैंने करवट बदलकर देखा, हम्माद बेड पर लेटा हुआ था, जबकि उसके बिल्कुल बराबर में एक लंबे बालों वाली लड़की बैठी थी, जिसका रुख दीवार की तरफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। लेकिन ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। गुस्से से मैं तिलमिलाती हुई उठी और मैंने फौरन ही बेड पर बैठी उस लड़की को धक्का दिया, लेकिन अचानक ही वो पलटी और सफेद आंखों से हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैं गुस्से से चीखते हुए उसे कहने लगी, दफा हो जाओ यहाँ से, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। मेरी चीखों पुकार सुनकर हम्माद भी उठकर बैठा और जल्दी से कमरे की लाइट रोशन कर दी, जबकि सास भी भागी चली आई। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, वो घटिया लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं परेशानी से उसे चारों तरफ देख रही थी। अम्मा, आपकी बहू को इलाज की जरूरत है, हम्माद तंज़े अंदाज में अपनी माँ से कहने लगा, जबकि मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गई थी। दूसरे दिन मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी, तुम रात को डरती हो, मैं तुम्हें मौलवी के पास लेकर चलती हूँ। मैं गुस्से से कहने लगी, मामी मुझे कुछ भी नहीं है, लगता है कि आपके बेटे ने किसी और से दिल लगा लिया है। ये क्या कह रही हो तुम? मामी हैरान थी, तो मैं चिढ़कर कहने लगी, मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी और से शादी कर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो, वो तुम्हें छोड़कर भला किसी और से शादी क्यों करेगा? और तुम्हारी शादी को तो अभी 2 महीने भी नहीं हुए। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि हर रात मुझे अपने कमरे से किसी लड़की के हंसने की आवाजें आती हैं, लेकिन साथ ही हम्माद की भी आती हैं जो उससे खूब हंसी मजाक करता है। लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अगली रात मेरे होश उड़ गए थे जब मैंने अपने कमरे में पायल की छन छन की आवाज सुनी।
मैं आंखों पर बाजू रखे लेटी रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चूड़ियों की छन छन की आवाज आई तो मेरे होश उड़ गए। मैं कनखियों से बाजू हटाकर सामने देखने लगी। उस लड़की ने तो मेरा ही जोड़ा पहना हुआ था। नीले रंग का लिबास पहने वो अपने लंबे लंबे खूबसूरत बालों को संवारती आईने के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही थी। फिर एकदम से ही तेज खुशबू मेरी नाक से टकराई थी। तभी धीरे से उसके पीछे आकर कोई खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि हम्माद था। मैंने देखा हम्माद उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं इतना जानती थी कि जैसे ही कमरे में रोशनी होगी तो वो लड़की कहीं छुप जाएगी और फिर से मुझे बेवकूफ बना देगी। मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? काश मैं उससे तलाक ले सकती और अलग हो जाती। कम से कम मुझे ये सब देखना तो नहीं पड़ता। फिर दूसरी सुबह मैं मामी से कहने लगी, आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है। वो हैरान रह गई थी। कहने लगी, कैसा धोखा? तो मैं उनसे कहने लगी कि हर रात वो मेरे सो जाने के बाद एक लड़की के साथ कमरे में आता है जो उसके साथ रात गुजारती है। मामी ये सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, मेरा हम्माद ऐसा नहीं हो सकता। सारी जिंदगी उसने बड़ी साफ सुथरी गुजारी है, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रात 12 बजे के बाद आप मेरे कमरे की खिड़की से झांक कर देख लेना। इस कमरे में मेरे अलावा एक दूसरी लड़की भी होती है। मामी की आंखें हैरत से फट गई थीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे हम्माद सुबह लेकर गायब हो जाता है लेकिन छुपा कर घर में दाखिल होता है, और उसकी माँ को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। फिर दूसरे दिन वो मैली कुचैली हालत में काम से वापस आया, लेकिन अकेला ही था। तभी मामी ने मुझे तंजिया निगाहों से देखा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि वो हर रात एक लड़की को साथ लेकर आता है, जबकि आज वो अकेला आया था। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं चुपचाप किचन में काम करती रही। मैं किचन में काम कर रही थी जब मैंने सुना मामी हम्माद से कह रही थी कि अब मुझे ख्वाहिश है कि मेरे यहाँ एक प्यारा सा पोता या पोती जन्म ले, क्योंकि मुझे बहुत शिद्दत से ये चाहत है कि मैं अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खिलाऊं। वो बड़ी चाहत से हम्माद से कह रही थी, जबकि मैं खून के घूंट पीकर रह गई। मैंने हम्माद को ये कहते सुना कि ये ख्वाहिश भी आपकी जल्द ही पूरी हो जाएगी। मुझे उसके ऊपर शक था कि उसने दूसरी शादी कर रखी है, जिस लड़की को वो अक्सर अपने साथ लेकर आता है। लेकिन मामी और मुझसे छुपकर जरूर ये उसी के बारे में कह रहा होगा। मैं तो उससे बात भी नहीं करती थी, बस जरूरत के तहत बात कर लेती थी। मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी अमीर घराने में शादी करके जाऊं, लेकिन मेरा नसीब यही था। फिर उस रात मैं सो रही थी जब अचानक ही आधी रात को मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। शायद कोई बाथरूम में नहा रहा था। मैं हैरान रह गई, क्योंकि हम्माद तो आते ही नहा धोकर कपड़े पहन लिया करता था। इस वक्त कौन नहा रहा है? जैसे ही मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो रात का 1 बज रहा था। मैंने रुख मोड़कर देखा और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि हम्माद मेरे बराबर में सो रहा था, जबकि वॉशरूम से मुसलसल पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। मैं एकदम से ही झटके से उठी थी। दिल खौफ से कांपने लगा कि वॉशरूम में कौन है। अचानक ही धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खुला। लंबे लंबे बालों वाली वो लड़की जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसे देखकर मैं बुरी तरह से चीखने लगी, क्योंकि उसके बाल इंतहाई लंबे थे, पांव तक, और आधी रात को वो मेरे कमरे में मौजूद थी। मेरे बुरी तरह चीखने पर एकदम ही हम्माद उठकर बैठा था। जैसे ही उसने कमरे की लाइट रोशन की तो वहां कुछ भी नहीं था, जबकि मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। या खुदा, ये कैसा मंजर मेरी आंखों ने देखा था। अभी अभी तो वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन हम्माद के उठते ही वो गायब हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। हम्माद मुझे देखकर परेशान हो गया था। फिर वो कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें नगीन, किस चीज से डर रही हो? मैं फटी फटी निगाहों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। वो वहां पर मैंने एक लड़की को देखा है। मैंने उस तरफ इशारा किया था। वो कहने लगा, वहां तो कोई भी नहीं है। मैं रोते हुए कहने लगी, लेकिन मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा है, वो नहाकर बाथरूम से निकली थी। सच सच बताओ वो कौन थी? तुमने उसे छुपा लिया है ना? अब मैं उसे गुस्से से देख रही थी। वो कहने लगा, मेरा यकीन करो, मैं भला किस लड़की को यहाँ लेकर आऊंगा? देखो, अम्मी भी मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी।
اب تم بھی ایسی بات کر رہی ہو؟ میں ایسا انسان نہیں ہوں. میں نے زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو. اب وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جبکہ مجھے اس کے جھوٹ پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا. تبھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی, تم ایک دھوکے باز انسان ہو. تم میرے سو جانے کے بعد کسی لڑکی کو یہاں لے کر آتے ہو کمرے میں اور پھر مجھ سے جھوٹ کہتے ہو. میں کمرے سے باہر جانے لگی. اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا تھا. لیکن اس پوری رات میں ڈرتی رہی. ایک خوف سا مجھ پر سوار تھا. نہ جانے کیوں مجھے حماد کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی, جیسے وہ مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا. پھر صبح وہ بڑے پیار سے کہنے لگا, تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا, تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں غصے سے اسے کہنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں, بعض دفعہ خوف کے باعث ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. تمہارے دل میں کسی چیز کا خوف ہے. اب میں خاموش ہو گئی. میں اسے کیسے بتاتی کہ میں کسی بھی لڑکی کو اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ اب وہ میرا شوہر ہے, بھلے شوہر جیسا بھی ہو. نکاح کے 2 بول شاید میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر ہی دیتے ہیں. پھر شاید اس نے اپنی ماں کے سامنے میرے ڈرنے کا ذکر کر دیا تھا کہ مجھے کمرے میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے, تو مامی کہنے لگیں کہ اسے ڈاکٹر کی نہیں بلکہ کسی مولوی کی ضرورت ہے. نہ جانے کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو. مامی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. میں بالکل خاموش نیچے زمین کو دیکھے جا رہی تھی. پھر حماد کہنے لگا, میں اسے کل ہی کسی مولانا صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں. میں غصے سے چڑھ کر کہنے لگی, مجھے نہیں جانا کسی کے پاس, اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی. پھر دوپہر کے وقت میں بڑے آرام سے سو رہی تھی کہ اچانک ہی تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا تو میں چونک کر اٹھی. لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میرا سارا میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا ہوا تھا, جبکہ پرفیوم کی بوتل بھی کھلی رکھی تھی. حالانکہ میں تو ابھی صفائی کر کے کمرے کی پھر ہی سوئی تھی, لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے نہ صرف پورا میک اپ استعمال کیا ہوا تھا بلکہ سامنے شیشے پر لپسٹک کے نشان بھی موجود تھے. میں اپنا دل تھامے بیٹھی تھی. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خوف کے مارے میں مامی کو آواز تک نہ دے سکی. چپ چاپ خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہی جیسے مجھ پر جادو طاری ہو گیا ہو. لیکن شام کو جیسے ہی حماد کام سے واپس آیا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا. میرے بکھرے بال, اجڑا ہوا حلیہ اور آنکھوں میں خوف, یہ سب اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا. وہ اپنی ماں سے کہنے لگا, میں نے ایک مولانا صاحب کا پتہ لگایا ہے, میں نگین کو اس کے پاس لے کر جا رہا ہوں. تو مامی کہنے لگی, ہاں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. پوچھوں گی تو صحیح کہ آخر میری بچی کو کیا ہوا ہے. ارے اتنی خوبصورت ہے, کہیں اسے کسی کی بری نظر نہ لگ گئی ہو. میں خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی, لیکن اس رات مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. مجھے لگا جیسے پھر سے وہ مجھے دکھائی دے گی جو ہر رات مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے. اس لیے میں حماد سے کہنے لگی, آج مجھے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے, آپ مت سونا. یہ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا. پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا, تمہاری خاطر تو میں پوری رات جاگ کر پہرا دے سکتا ہوں. پھر اس رات میں اس سے باتیں کرتی رہی. مجھے اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا. ایسے لگا جیسے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے. پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہوئے تھے. میں جان گئی کہ وہ ایک نہایت اچھا انسان ہے. شکل و صورت کبھی برا نہیں بلکہ بہت ہی اچھا تھا, لیکن بس رنگت ہی سانولی تھی, جبکہ میں ٹھہری گوری چٹی رنگت کی مالک. میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی, اسی لیے اس گمان میں رہتی کہ جو میرا شوہر ہوگا وہ بھی میرے جیسا ہی ہو. لیکن حماد بھی کسی سے کم نہیں تھا. لیکن جب وہ چھٹی والے دن تیار ہو کر کہیں جاتا تو میں اسے دیکھتی رہ جاتی تھی. لیکن آج جیسے ہی چھٹی کا دن آیا تو میں نے اسے روک لیا تھا. وہ حیران ہو کر کہنے لگا, تمہارا روکنا مجھے بہت اچھا لگا ہے. میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم مجھے وہاں جانے سے روک لو. اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی. میں نے نظریں جھکا لیں, لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے. میں اپنے آپ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی. تبھی میں نے ہاتھ بڑھا کر حماد کو اٹھانا چاہا, لیکن جیسے کسی نے سختی سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہو. کافی دیر تک مجھ پر یہ کیفیت طاری رہی. پھر جب میں اٹھنے کے قابل ہوئی تبھی میں نے روتے ہوئے حماد کو اٹھایا تھا. میں اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میرا خوف سے کانپتا جسم دیکھ کر حماد کہنے لگا, میں کل ہی تمہیں مولانا صاحب کے پاس لے کر چلوں گا. آخر تم کس چیز سے ڈرتی ہو؟ پھر اگلے ہی دن اس نے اپنی بات پر عمل کر دکھایا.
वो मुझे लेकर एक मौलवी साहब के पास आया था। मौलवी साहब ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, क्या हुआ बेटी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं उन्हें कुछ भी न बता सकी, लेकिन हम्माद कहने लगा, मौलाना साहब, ये मेरी बीवी है, न जाने इसे क्या हुआ है। कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा डर रही है। कहती है कि इसे कमरे में एक लड़की नजर आती है जिसके बाल बहुत लंबे हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। ये रातों को डर डर कर उठती है। मौलाना साहब ये सुनकर हैरान रह गए। कहने लगे, सच में ही तुम्हारे साथ ऐसा होता है? बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक तावीज दे रहा हूँ, इसे तुम गले में पहन लेना। इसकी असर से तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम पर दम भी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारा हिसाब करके पता करूंगा कि आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है या तुम पर अपनी मौजूदगी जाहिर करना चाहती है। फिर उन्होंने मुझे एक तावीज भी दिया और दम भी कर दिया। न जाने मैं क्यों खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर हम्माद कहने लगा, हम 2 दिन बाद दोबारा मौलवी साहब के पास चलेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। अब हम्माद मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। हालांकि वो पहले भी मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता था, लेकिन मैं तो खुद ही उससे बात नहीं करती थी। लेकिन अब तो मेरा भी दिल चाहता था कि मैं उससे बातें करूं। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। फिर हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया। मैंने उसे अपना शौहर तस्लीम कर लिया था। फिर उस दिन वो काम पर था। मैंने अपनी अलमारी से सबसे खूबसूरत जोड़ा निकाला और उसे पहनने का सोचने लगी। आज मैं बहुत तैयार होकर हम्माद को दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो मेरा शौहर था। मैं जान गई थी कि शौहर के लिए तैयार होना सवाब का काम है। इसलिए मैंने सबसे खूबसूरत जोड़ा निकालकर बेड पर रखा और खुद नहाने चली गई। मेरा इरादा था कि हम्माद के आने से थोड़ी देर पहले तैयार हो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो जोड़ा जो कुछ देर पहले मैंने बेड पर रखा था वो अब उजड़ी हुई हालत में जमीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने उसे चीर फाड़ कर फेंक दिया हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर दिल में ख्याल आया कि दूसरा जोड़ा पहन लेती हूँ। फिर मैंने नीले रंग का दूसरा खूबसूरत सा जोड़ा पहन लिया, लेकिन मैं बहुत उदास थी। फिर जैसे ही हम्माद घर आया, वो मुझे देखते ही चौंक गया था। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा, शायद बताना चाहता था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। लेकिन खाना खाने के बाद मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो हैरान रह गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे के तासुरात अजीब से थे, जैसे वो किसी बात को छुपाना चाहता हो। मैं उसकी हालत समझ नहीं पाई थी। फिर वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, देखो, बाज दफा हम खुद ही ऐसे गलती कर लेते हैं जो हमें मालूम नहीं होती। हो सकता है कि वो जोड़ा तुमसे ही पहले खराब हो गया हो। मैं हैरान होकर कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जोड़ा बिल्कुल नया है, मैंने कभी पहना ही नहीं। हम्माद कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसे सैकड़ों जोड़े दिलवा दूंगा। मैं किस लिए कमा रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए ना। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी। फिर वो बड़ी हसीन रात थी, क्योंकि मैंने हम्माद को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था, अपने शौहर के रूप में। लेकिन दूसरी रात जो मेरे साथ हुआ था वो नाकाबिले यकीन था। उस रात हम्माद ने फोन करके मामी को बताया था कि वो आज रात घर नहीं आएगा, क्योंकि दुकान पर काम बहुत ज्यादा है। लोगों को अपनी गाड़ियां वक्त पर चाहिए, इसलिए शायद वो रात के 12 या 1 बजे घर पहुंचेगा। मैं अकेली कमरे में बेचैन थी। न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। तभी मैं मामी के कमरे में गई और कहने लगी, मामी, जब तक हम्माद नहीं आएगा मैं आपके कमरे में सो जाऊं? मामी कहने लगी, क्यों नहीं बेटी, सो जाओ। मामी दवाएं खाती थी, इसलिए जल्द ही सो गई, लेकिन मैं उसका इंतजार कर रही थी। जब अचानक ही मुझे अपने कमरे से अलमारी खुलने की आवाजें आने लगी। ये आवाज सुनकर खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी मामी को उठाना चाहती थी, लेकिन लाख आवाजें देने के बावजूद भी वो गहरी नींद में थी, टस से मस नहीं हुई। फिर घबराकर मैं ही कमरे में जाकर देखने लगी कि आखिर वहां कौन है। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर बहुत खौफनाक था। वो कमरे की अलमारी में न जाने क्या तलाश कर रही थी। वो मेरे सामने ही थी, जिसके लंबे बाल पाँव को छूते थे, जबकि मैं बिल्कुल बुत की तरह खड़ी उसे देखे जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद तेज खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। मुझे अंदाजा हो गया ये वही खुशबू थी जो हम्माद इस्तेमाल करता था। अचानक ही उसने पलट कर मुझे देखा और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई।
जब मुझे होश आया तो मामी मेरे सिरहाने बैठी थी, जबकि हम्माद भी परेशानी से मुझे देख रहा था। मामी कहने लगी, बेटा तुम इसे मौलवी साहब के पास लेकर गए थे, फिर भी इसके साथ ये सब हो रहा है। अगर इसके घर वालों को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं हम्माद से कहने लगी, हम्माद मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है वो यहाँ से जाएगी। मैं और मामी उसकी बात पर चौंक गए थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। उसने मुझे तसल्ली देकर रोक लिया था, लेकिन मैंने उससे वादा लिया कि आइंदा वो कभी भी देर से घर नहीं आएगा। फिर उस रात को जब वो काम से वापस आया तो उसने मेरे हाथ में एक सोने का कड़ा पहनाया। मैं तो हैरान रह गई थी। उसकी इतनी आमदनी तो नहीं थी, लेकिन वो इतना महंगा कड़ा कहाँ से लाया था जो मेरे हाथ में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे खुश देखकर वो कहने लगा, शादी के बाद मैंने तुम्हें एक भी तोहफा नहीं दिया, इसलिए ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। सच में ही ये बहुत कीमती तोहफा था। लेकिन दूसरे दिन वो कड़ा गायब हो गया। मैं पूरी अलमारी छान कर थक गई, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था। इतना कीमती तोहफा भला कहाँ गायब हो सकता था। फिर शाम को हम्माद आया तो मैं उससे कहने लगी कि तुमने जो मुझे सोने का कड़ा दिया था वो गुम हो गया है। ये सुनकर वो हैरान होकर कहने लगा, वो तो मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया था, लेकिन वो कहाँ जा सकता है। वो भी उस कड़े को पूरे कमरे में तलाश करने लगा। फिर उसे अलमारी में वो मिल गया तो मैं हैरान रह गई, हालांकि मेरे ढूंढने पर वो मिला ही नहीं था। फिर मुझे कलाई में पहनाते हुए वो कहने लगा कि आइंदा इसे उतारना मत, हर वक्त पहन कर रखना है। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। उसे मेरा कितना ख्याल था। अभी 2-3 रातें ही गुजरी थीं कि अचानक एक रात मैंने चुपके से हम्माद को बाहर जाते हुए देखा तो मैं डर गई। मैंने हम्माद को 2-3 दफा आवाज दी, लेकिन वो मेरे कहने पर भी नहीं रुका, खामोशी से वहां से चला गया। मैं उठकर गुस्से में उसके पीछे गई थी, लेकिन वो सहन में था ही नहीं। तभी मेरी नजर मरकजी दरवाजे पर पड़ी और मेरे होश उड़ गए। वो उस दरवाजे से बाहर जा चुका था, वो भी आधी रात को। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि हम्माद भी मुझे धोखा दे रहा है। उस पूरी रात मैं जागती रही। फिर दूसरे दिन मैंने उससे बात ही नहीं की। मैं बड़ी परेशान सी थी, मेरी तबीयत भी बोझल हो रही थी। लेकिन उस दिन किचन में काम करते हुए मैं अचानक ही बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरे सामने एक डॉक्टर खड़ी थी जो मुस्कुराती नजरों से मुझे देख रही थी। पता चला कि मैं एक क्लिनिक में थी। बेहोशी की हालत में हम्माद और मामी मुझे अस्पताल लेकर आए थे। फिर डॉक्टर कहने लगी, आप जरा सी बात की टेंशन ले लेती हैं, लेकिन इस बात पर खुश हो जाएं क्योंकि अब आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी, जबकि हम्माद तो बहुत खुश था, लेकिन मैं उससे इस वक्त नाराज थी, इसलिए मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर भी नहीं देखा। फिर वो मुझे घर ले आया, मेरी मिन्नतें करते हुए कहने लगा कि क्यों नाराज हो मुझसे, देखो अब तो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। मैं गुस्से से उसे कहने लगी, आपकी वजह से ही मेरी ये हालत हुई थी। आप आधी रात को कहाँ गए थे, मुझे साफ साफ बताएं। मेरी आंखों में सवाल था। उसने नजरें चुरा ली, ऐसे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। तभी सर झुकाकर कहने लगा, नगीन मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। मैं तुम्हें वो बात कैसे बताऊं? कौन सी बात? मैं भी आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आखिर आप उस रात कहाँ गए थे? फिर वो कहने लगा, मैं ही गलती पर था, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके पीछे मेरा हाथ था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैं गुस्से से उसे कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे साथ ये सब करेंगे? आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकते, क्योंकि आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। तो वो गमगीन लहजे में कहने लगा, हाँ ये हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक भयानक सच्चाई भी है। वो सच्चाई इस कदर खौफनाक है कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा। अब मुझे साफ साफ बताएं। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वो कहने लगा, दरअसल कमरे में नजर आने वाली वो मखलूक मेरी वजह से यहाँ आई थी। वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। मैं फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आया था। तो वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, वो एक जिनजादी थी, लेकिन वो अभी भी हमारे दरमियान है। दरअसल ये बहुत महीने पहले की बात है, जब मेरी शादी हो गई थी। उस वक्त मैं बहुत उदास रहा करता, क्योंकि मैंने बचपन से ही तुमसे मोहब्बत की थी।
میں نے امی سے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف نگین سے، ورنہ کسی اور سے نہیں، کیونکہ مجھے تم سے شدت سے محبت تھی۔ اس لیے امی نے میری بات مان لی کیونکہ وہ میری خوشی میں راضی تھی۔ لیکن جیسے ہی سہاگ رات آئی تو میرے دل میں بہت بڑے بڑے ارمان تھے، لیکن تم نے جس طرح برے رویے کا اظہار کیا، یہ دیکھ کر مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ تم تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، شاید میری کم شکل کی وجہ سے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تم مجھے پسند نہیں کرتی، اسی لیے میں چھٹی والے دن بھی گھر میں نہیں رہتا تھا۔ پھر اس دن بھی میں گھر سے تیار ہو کر نکل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تمہارے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ میں حیران تھا کہ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، اس لیے میں خاموشی سے گھر سے نکل آیا۔ آج میری چھٹی تھی اور میں اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا۔ پھر اس کے گھر مجھے بہت دیر ہو گئی، رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن راستے میں میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایک لمبا چوڑا نوجوان ہونے کے باوجود بھی میں ڈر رہا تھا۔ پھر پیدل ہی پیدل موٹر سائیکل گھسیٹتے ہوئے میں گھر کی طرف آنے لگا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے پائل کے بجنے کی آواز آئی، جیسے کوئی لڑکی پائل پہن کر میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہو۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، اس لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، سفید رنگ کا جوڑا پہنے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، لمبے بالوں کی چوٹی پاؤں تک آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آدھی رات کو یہ کون ہے جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے بھی تمہارے ساتھ تھوڑا آگے تک جانا ہے، چھوڑ دو گے؟ تو میں معذرت خواہ لہجے میں اسے کہنے لگا، دراصل میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ چل لیتی ہوں، دراصل اکیلے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن ایک دم سے ہی اس نے ایک لمبی سی سانس لی، جیسے کسی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہو، جبکہ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن پھر جیسے ہی میں سڑک کنارے آیا اور پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھنا چاہا تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن پھر میں جلدی سے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اب میں اکثر ہی اپنے دوست کے گھر جانے لگا تھا، لیکن پھر تو مجھے ہر چھٹی والے دن وہ اسی سڑک پر ملتی، کبھی سفید رنگ کا لباس پہنے تو کبھی لال رنگ کا اور کبھی کالے رنگ کے لباس میں۔ وہ مجھے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن جب بھی میں اس راستے سے گزرتا وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آتی۔ پھر ایک دن اس نے میری بائک زبردستی رکوائی اور میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے کندھے پر آیا تو اس کا بھاری ہاتھ محسوس کر کے میری جان نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی غیر معمولی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ پیچھے بائک پر تھی ہی نہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی گھر آ گیا۔ مجھے وہ لڑکی ہر بار نظر آتی رہی۔ پھر ایک دن تم اس قدر بری طرح ڈری، بار بار مجھ سے ڈر کر کہتی کہ یہاں مجھے ایک لمبے بالوں والی لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر میں تمہیں لے کر مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے تمہارے سامنے مجھ سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگلے دن انہوں نے فون کر کے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر گیا تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی کا میں نے حساب کر لیا ہے، وہ جو بھی چیز ہے تمہاری بیوی کو ڈرانے کے لیے آتی ہے، دراصل وہ تم پر حاوی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مولانا صاحب؟ میں حیران پریشان سا مولوی صاحب سے پوچھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، دیکھو وہ ایک جن زادی ہے جو تم پر عاشق ہو گئی ہے، تمہارے جسم پر موجود خوشبو کی، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ تم بھی اسے دیکھو، اسے محسوس کرو، اس کی تعریفیں کرو، تبھی تو وہ تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی کی طرح رہنا چاہتی ہے۔ میں تو سخت خوفزدہ تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو کہیں تم مجھے چھوڑ کر چلی نہ جاؤ، اس لیے میں نے تم سے یہ بات چھپا لی تھی۔ لیکن اس رات مولانا صاحب نے مجھے پریشانی میں دیکھا تو کہنے لگے، میں تمہاری اس سے جان چھڑوا سکتا ہوں۔ میں کہنے لگا، مولوی صاحب خدا کے لیے میری مدد کرے، میں بہت پریشان ہوں۔ مولوی صاحب کہنے لگے، تسلی رکھو بیٹا، میں بھی تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں، دراصل وہ تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیوی کو پریشان کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے،
हमें ऐसी जगह जाना होगा जहां से वो तुम्हारे पीछे आई थी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं घबराकर कहने लगा, मौलवी साहब वो तो एक सुनसान जगह है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि उसी सुनसान जगह पर तो वो रहती है, हम जाकर उससे पूछेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है। यूं उस आधी रात को मैं घर से निकला था जिस रात तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं हर बात तुमसे छुपा कर रखना चाहता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ, क्योंकि इतनी मुश्किल से तुम्हारा रवैया मेरे साथ अच्छा हुआ था। फिर मौलवी साहब और मैं उसी जगह पर चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मौलवी साहब का मुरीद भी उनके साथ था और वो कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की मुझे अचानक दिखाई देने लगी, जिसे देखकर मेरे हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मौलवी साहब पर पड़ी तो जैसे वो आग बगूला हो गई। गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्यों लेकर आया है तू इस मौलवी को? मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है? देख, मैं तुझ पर आशिक हूँ, तेरी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं, मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी। उसकी खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं बिल्कुल खामोश था। फिर मौलवी साहब कहने लगे, क्या चाहती है तू? क्यों इसे परेशान कर रही है? क्या तू नहीं जानती कि इसकी बीवी तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है और ये अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है? नहीं नहीं, ये हर वक्त परेशान रहता है, उदास रहता है, मैं इसकी उदासी दूर करना चाहती हूँ, मैं इस पर आशिक हूँ, देख तू मुझसे शादी कर ले। अब वो मेरी तरफ इशारे कर रही थी। उसकी बातें बड़ी अजीब थी। तभी मौलवी साहब कहने लगे, तू खुद अपने मुंह से बोल के तू अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। वो मुझे कह रहे थे। तभी मैंने दिल मजबूत किया और उस जिनजादी से कहने लगा, ये सच है कि मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, मैं कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे लगता है कि तुम हमारे दरमियान आ गई हो, तुम्हारी वजह से वो कहीं मुझे छोड़ कर ना चली जाए। ये सुनकर वो जिनजादी गुस्से से आग बगूला हो गई और कहने लगी, तुम इंसान होते ही बेवफा हो। देखो, मैं तो तुम्हें माला माल करना चाहती थी, मेरे पास बहुत दौलत है, आ जाओ मेरे पास, मुझसे शादी कर लो। वो इशारे से मुझे अपने पास बुला रही थी, लेकिन मौलवी साहब ने उसे कहा, इसी वक्त यहाँ से चली जा, दोबारा कभी इसके पीछे ना आना और ना ही इसकी बीवी को डराने की कोशिश करना, वरना मैं तुझे कैद कर दूंगा। ये सुनते ही उसकी हालत बुरी हो गई थी और वो उस मंजर से हमेशा के लिए गायब हो गई। मौलवी साहब कहने लगे, मेरी वजह से शायद अब वो तुम्हें परेशान ना करे, लेकिन कभी अगर वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आई तो मुझे बताना, फिर उसका कोई मुस्तकिल हल तलाश कर लेंगे। फिर मौलवी साहब का मुरीद कहने लगा, मौलवी साहब ने इससे पहले भी कई शरीर जिनजाद और जिनजादियों को कैद किया है ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं मुतमईन हो गया, लेकिन जब घर आया तो तुमने गुस्से में मुझसे बात ही नहीं की। मैं भी परेशान था कि तुम ऐसे नाराज क्यों हो, लेकिन अब देखो, हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है, इसलिए तुम मुझसे कभी खफा नहीं होना। हम्माद ने तो एक खौफनाक सच्चाई मुझे बताई थी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मेरी जो तबीयत खराब थी, अब मैं मजीद उलझन का शिकार हो गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर मैं खौफजदा लहजे में हम्माद से कहने लगी, अब तो वो कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आएगी ना? हम्माद ने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, भूले से भी नहीं, क्योंकि अब तो हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, उसे यकीन आ जाएगा कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। हम्माद सच में ही एक बेहतरीन इंसान था, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान रह गई थी कि जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया था, उसके पीछे एक जिनजादी इस घर तक पहुंच गई थी। सच बात है, इंसान की शक्ल सूरत या उसका रंगो रूप मायने नहीं रखता, बल्कि उसके दिल में किसी के लिए भी मोहब्बत पैदा हो सकती है। अब मैंने इन बातों को सोचना छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिखा था, मैंने उसे कबूल कर लिया। शायद अगर मैं हम्माद के साथ शुरू में ही अच्छा रवैया अपनाती तो मेरे साथ भी ये सब ना होता, लेकिन मैंने तो सुहाग रात में ही उसे धुतकार दिया था। उसकी आंखों में न जाने कितने ख्वाब होंगे, मैंने उसके सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती, सुबह सवेरे उठकर कुरान पाक की तिलावत भी करती थी ताकि घर में सुकून हो। दूसरी तरफ मामी भी मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। फिर मेरे यहाँ एक प्यारे से बेटे की पैदाइश हुई जो बिल्कुल मेरे जैसा था।
میں اسے دیکھ کر ہر وقت آنسو بہاتی رہتی۔ کس منہ سے اللہ کا شکر ادا کرتی؟ میں تو اس کی ناشکری مخلوق بن گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ مجھے وقت پر عقل آ گئی۔ آج بھی میں ان راتوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ مجھے وہ جنزادی اپنے کمرے میں سوتی، نہاتی، تیار ہوتی، ہر جگہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اس وقت میں یہی سوچتی تھی کہ شاید یہ کوئی میری سوتن ہے جو حماد میرے سونے کے بعد اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔